हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इसी पाठशाला में और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। तो हम हिस्ट्री की एक सीरीज कर रहे थे जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पुरातात्विक विभाग ने हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज की। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमने देखा है विस्तार के बारे में कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किन किन राज्यों में फैली हुई है, जिसमें हमने अफगानिस्तान की बात कर ली थी और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत हम उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंध के बारे में कि सिंध के अंदर जो जो हमें 8 क्षेत्र मिले हैं वो कौन कौन से स्थल हैं और उनमें से कौन कौन से हमारी इंपोर्टेंट जो हमें पढ़ने हैं। और आज उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने पहले स्थल को जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। आज हम मोहनजोदड़ो को डिटेल में देखेंगे। तो आप सभी अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ के साथ सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलना। तो मैं छोटे सा आपको पहले रिवीजन पे लेके चलते हैं जो लास्ट क्लास में हमने हल्का सा पढ़ा है। आप सभी को याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पाकिस्तान के बारे में। मतलब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हमारा टॉपिक चल रहा है। सभी बच्चे साफ साफ नोट बनाते रहना। और हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान से प्राप्त स्थल, और पाकिस्तान के अंदर हम पहुंच चुके थे सिंध के पास कि जो सिंध इसका प्रांत है वहां से हमको कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सिंध से हमको 8 क्षेत्र प्राप्त हुए हैं और 8 क्षेत्रों को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सिंपल सी। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दड़ों से स्टार्ट होते हैं हमारे क्षेत्र। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होते हैं? दड़ों से। और दड़ों का मतलब होता है मिट्टी का टीला। मिट्टी का टीला, ठीक है। दड़ों का मतलब मिट्टी का टीला है। और हमारे 4 क्षेत्र हैं जो दड़ों से रिलेटेड है। मैं एक बार आप सभी बच्चों को बता दूं कि मेरी नजर कमेंट बॉक्स पे बनी हुई है। कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जो भी डाउट है आप उसे कमेंट कर लेते रहना, मैं आपके कमेंट का आंसर आपको देता रहूंगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो दड़ों से रिलेटेड 4 क्षेत्र हमारे पास हैं। दड़ों से रिलेटेड 4 क्षेत्र हमने देखे थे। सबसे पहला क्षेत्र था हमारा मोहनजोदड़ो। देखो बहुत आसान तरीका है याद करने का और आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल किस प्रांत में स्थित है, किस देश में स्थित है, तो आपको बहुत इजीली आप उस क्वेश्चन को टैग कर सकते हो। तो पहला हमारा है मोहनजोदड़ो जो हमें मिलता है सिंध के अंदर। दड़ों से याद रखो मोहनजोदड़ो का। दूसरा आता है हमारा जुदेड़ जोदड़ो। दूसरा कौन सा हमारा जी? जुदेड़ जोदड़ो। सेकेंड हमारे पास है जुदेड़ जोदड़ो। जुदेड़ जोदड़ो के बाद आता है हमारा तीसरा जिसको बोलते हैं लोहम जोदड़ो। लोहम जोदड़ो। और लास्ट जो हमारे पास है, लास्ट हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं चन्हूदड़ो। ये तो सब आपको याद होगा, ये वाला तो चन्हूदड़ो। तो ये 4 क्षेत्र हैं जो दड़ों से रिलेटेड हैं, जिनका नाम दड़ों से स्टार्ट होता है। मतलब इनके नाम के अंदर क्या है? दड़ो है। और दड़ों का मतलब क्या होता है? मिट्टी का टीला। क्लियर है? बाकी जो 4 नाम है आपको याद होगा, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी अमरकोट की और मैंने आपको बताया था कि जो अमरकोट हिस्सा है ये पहले राजस्थान के अंदर हुआ करता था। अब ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है इसके पास है अमरकोट। और इसका नाम पाकिस्तान ने बदल कर रख दिया है अमरकोट अली अल्लाह। याद आप सभी को? इसका नाम बदल कर रख दिया गया है अमरकोट अली अल्लाह। ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमने अपनी एक ट्रिक बना ली थी कि जो हमारे बाकी 4 क्षेत्र उनके नाम आपको कैसे याद करने हैं। जैसे कि हमारा 5वां क्षेत्र अमर से स्टार्ट है, अमरी। इसका नाम है अमरी, तो याद हो गया आपको एक क्षेत्र इसलिए अमरी। कोट से हमारा आता है 6 जिसका नाम है कोट दीजी। आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है कोट दीजी, कोट दीजी। इसके बाद 7 पे हमारा आता है अली से रिलेटेड जिसको बोलते हैं हम अली मुराद। अली मुराद, ये सारे नाम आपको याद रखने। और लास्ट में हमारा आता है अल्लाह से जिसका नाम है अल्लाह दीनो। अल्लाह दीनो, तो ये 8 नाम आपको याद रखने हैं। अल्लाह दीनो, अल्लाह दीनो। क्लियर है सभी को इतनी सी बात? तो ये हमारे सिंध प्रांत में मिलने वाले 8 क्षेत्र हैं जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं। कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, जुदेड़ जोदड़ो, लोहम जोदड़ो, चन्हूदड़ो, अमरी, कोट दीजी, अली मुराद और अल्लाह दीनो। क्लियर है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। आज हम मोहनजोदड़ो को डिटेल में देखेंगे कि मोहनजोदड़ो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सबसे बड़ा नगर है इस सभ्यता का। सबसे बड़ा नगर यही है हमारा मोहनजोदड़ो। तो इससे बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी शॉट आपने ले लिया होगा और जो भी कमेंट बॉक्स से आप मुझे करते हैं ना, मैं आपको आंसर देता रहूंगा।
बिल्कुल जी, टेंशन मत लीजिए, हम एक एक नाम को इसमें डिस्कस करेंगे। देखो सारे नाम पढ़ने जरूरी नहीं होते हैं, हमें वो डिस्कस करने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है रोहन जी, तो सारे नाम पढ़ो ये जरूरी नहीं है। अब बहुत सारे नाम है और सारे नाम पढ़ेंगे तो इतने एग्जाम में आएंगे भी नहीं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो वो नाम हमको देखने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे एग्जाम में पूछाते हैं। इससे पहला मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, क्लियर है? तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए सभी बच्चे मोहनजोदड़ो की। अब हम मोहनजोदड़ो को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो हेडिंग डाल लीजिए मोहन जोदड़ो। बहुत डिटेल में इसको देखेंगे, काफी इसके अंदर हम खुदाई करेंगे। इतना तो कंटेंट आपने बुक्स के अंदर भी नहीं पढ़ा होगा, किसी पर्टिकुलर बुक्स में ये सारा कंटेंट नहीं मिलता है जितनी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको बड़े प्यार से अच्छे से नोट करते चलिए। देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं, पॉइंट वाइज चलते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, तो इस मोहनजोदड़ो के इस स्थल को मरे हुए का टीले के नाम से जाना जाता था। इनको मरे हुए लोगों का टीला भी कहा जाता था, या मरे हुए का टीला, मरे हुए का टीला इसको कहा जाता था, मरे हुए का टीला, या इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था। मरे हुए का टीला बोले, मृतकों का टीला बोले, ऐसा टीला जहां पर लोग मरे हुए हैं, दफन हो गए वो, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं हम, मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, मृतकों का टीला या मरे हुए लोगों का टीला, मरे हुए का टीला। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो गया सभी को? पहला पॉइंट समझ में आ गया है? तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो को मरे हुए का टीला, मृतकों का टीला या मिट्टी का टीला भी इसको बोलते हैं। क्लियर है? ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये लरकाना जिला है। अगर पाकिस्तान के सिंध में आप जाओगे तो लरकाना जिले में पड़ता है, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध प्रांत के अंदर। और नदी कौन सी है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। नदी कौन सी है? तो नदी है सिंधु नदी, जिस नदी के किनारे ये स्थित है, सिंधु नदी। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार मैप की सहायता से दिखाता हूं कि आपको कहां पर मिलेगा। तो ये हमारा हो गया है सुंदर सा भारत, ठीक है, हाँ जी, ये हमारा इंडिया है। यहां से जा रही है हमारी सिंधु नदी इस तरीके से, और इस सिंधु नदी के इस तरफ हमारा है मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो है। यहां पर आपका पड़ेगा हड़प्पा, रावी नदी के किनारे हड़प्पा। इसके इधर कोट दीजी है, यहां पर कोट दीजी, और नीचे आओगे तो चन्हूदड़ो है, चन्हूदड़ो। क्लियर है? तो ये वाला स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो, जिसकी बात करें, ये लरकाना जिला है सिंध प्रांत के अंदर, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है हमारा हड़प्पा। तो इस मैप से भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसकी बात हम कर रहे हैं। क्लियर है बात? अगर हम बात करते हैं इसकी खोज की, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं, तो इसकी खोज 1922 में रखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। लास्ट वीडियो में याद होगा मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से जॉन मार्शल ने 1921 में पहले खनन प्रभारी बनाया था, किसको? दयाराम साहनी को, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। और उसके एक साल बाद खनन प्रभारी, उत्खनन प्रभारी बनाया गया था रखलदास बनर्जी को, जिन्होंने देखा ना, एक टीले के ऊपर एक बुद्ध स्फुट था, उसकी खोज करने गए थे, वहां से इनको हड़प्पा सभ्यता हमारा मिल गया। ये क्या नाम है, ये मोहनजोदड़ो हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसकी खोजकर्ता की बात करते हैं तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी जो थे, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज कर दी, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज में और किस किस का आता है। देखो अकेले यही नहीं था, अगर हम बोलें कि अकेले यही पर्सन है मोहनजोदड़ो भी नहीं, और भी बहुत सारी चीजें मिली, जैसे को वहां पर एक पशुपतिनाथ की मोहर भी हमको मिली है, एक मूर्ति भी हमको मिली है नृत्य की, बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो उसमें और भी लोग थे जिनका इसमें रोल था, जैसे कि एक नाम हमारे सामने आता है अर्नेस्टर, ध्यान रखना, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके हमारे सामने आते हैं। इनका भी रोल मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन रिलेटेड है पर्सन इससे, तो अर्नेस्ट, ये रे है, अर्नेस्ट इससे जुड़े हुए हैं। क्लियर है? देखो जो भी किसी बच्चे को डाउट है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स को लगातार देख रहा हूं, जिससे कि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए, तो आप तुरंत से पूछ लीजिए। ठीक है, दूसरे पर्सन आते हैं हमारे पास जॉर्ज, जिनको बोलते हैं डेल्स, जॉर्ज डेल्स।
ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना किताबों के अंदर मैक्सिमम देखते हैं तो बस ये रखा हुआ है भाई रखलदास बनर्जी को श्रेय दे दिया है कि रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। ऐसा नहीं है, रखलदास बनर्जी के अलावा और भी पर्सन थे जिनका श्रेय जाता है मोहनजोदड़ो की खोज में, बस पहले रखलदास बनर्जी थे, उनको हम इसलिए याद रख रहे हैं। दूसरे कौन कौन के आपको नाम रखने हैं, अर्नेस्ट मैके का आपको नाम ध्यान रखना है और जॉर्ज डेल्स का नाम भी आपको याद रखना है। अभी आगे जैसे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनकी रिसर्च क्या थी, अर्नेस्ट मैके ने क्या ढूंढा है और जो हमारे जो जॉर्ज डेल्स उन्होंने क्या ढूंढा, वो आगे हम बात करते रहेंगे। क्लियर है? तो अभी आपको बस वो पॉइंट याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूं, तो पॉइंट लिखते रहिए और आपको मजा आता रहेगा पढ़ने में। क्लियर है? तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है तो जल्दी पूछिए। हाँ जी, कोई डाउट है? रोहन जी, मोहित जी, कोई डाउट किसी को? ममता जी, प्रीति जी, मेघा जी, कोई डाउट है किसी को? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब आपको मैं थोड़ा सा इसके चित्रण दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि मोहनजोदड़ो की जो ये पूरा नगर था किस तरीके से दिखने में लगता था, कैसे इसकी भवन थे, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या है। उनको एक बार हम एक मैप से एक बढ़िया से देखते हैं जिससे हम आगे का काम कर सके। ठीक है? तो इतने पॉइंट आपको याद हो गए। पहले पॉइंट में हमने देखा है कि कैसे इसको मरोहो का टीला कहा गया, दूसरा हमने देखा लरकाना जिले में स्थित है ये, तीसरे में हमने देखा है कि सिंधु नदी के किनारे, और चौथे में हमने देखा है कि किस इसको इसकी खोज का श्रेय जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको मैं एक मैप के साथ दिखाता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगी हमारी सिंधु नदी। मैप से देखिए आपको एक एक चीज याद हो जाती है, बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के अंदर मोहनजोदड़ो में जाते हैं तो दो स्थल थे हमारे, एक था उच्च स्थल, एक था निम्न स्थल। उच्च स्थल वो था जिसके अंदर पुजारी हो गए, राजा महाराजा हो गए, ये सब उसके अंदर रहा करते थे, और निम्न स्थल था जिसके अंदर मजदूर क्लास लोग रहा करते थे। तो इसके अगर इधर बात करते हैं हम सिंधु नदी की, अगर हम बात करेंगे राइट साइड में, तो पहला नगर हमारा पड़ता है जिसको उच्च स्थल कहते हैं हम। ये उच्च स्थल है हमारा। इस स्थल के अंदर हमको तीन, ध्यान रखना मैं मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूं, हमको तीन हमको यहां पर अनानागार प्राप्त हुए हैं। तीन अनानागार हमको यहां से प्राप्त हुए हैं। तीन अनानागार प्राप्त हुए हैं हमको, और तीनों अनानागार में एक अनानागार के अंदर जो है अगर बात करें तो हम नौ इसके अंदर हॉल बने होते थे, मतलब नौ इसके अंदर रूम बने होते थे जिसके अंदर अनाज रखा जाता था। तो इसको आप 9x3 के नाम से जान सकते हो, इसको 9x3 लिख सकते हो, मतलब एक हॉल, एक अनानागार के अंदर 9 हॉल हैं, और ऐसे ऐसे हमको तीन अनानागार प्राप्त हुए हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? पहली बात। इसके बाद हमको यहां से एक सभा भवन प्राप्त हुआ है। यह हमारा सभा भवन है। तो आपको ना स्ट्रक्चर से सब कुछ याद हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में हमको क्या क्या चीज, हमको यहाँ से सभा भवन प्राप्त हुआ है, हमको यहाँ से अनानागार प्राप्त हुआ है। और अनानागार की खासियत क्या है, इसमें 9/3 के रेशियो थे, यानी कि 3 अनानागार हैं और एक अनानागार के अंदर 9 हॉल बने हुए हैं जिसमें आप अनाज को रख सकते हो। सभा भवन को बाजार के नाम से भी जाना जाता था, इसको बाजार के नाम से भी जाना जाता था। सभा भवन के नीचे चलते हैं तो यहीं से हमको एक बृहत स्नानागार हमको प्राप्त हुआ है, एक स्विमिंग पूल एक तरीके से हमको प्राप्त हुआ है जहां पर रिचुअल में ये लोग नहाया करते थे। तो ये है हमारा वृहत स्नानागार। वृहत स्नानागार हमको यहां से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? अब वृहत स्नानागार के अगर हम राइट में जाते हैं तो यहां से आपको एक पुरोहित निवास मिल रहा है। पुरोहित निवास हमको यहां से प्राप्त हुआ है। क्लियर इतनी इस बात? पुरोहित निवास उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर पुजारी जो होते थे ना, पूजा पाठ करने वाले लोग, वो लोग रहा करते थे। तो एक पुरोहित निवास हमको यहां से प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आ गया? और एक स्ट्रक्चर नीचे चलते हैं, यहां पर जितने भी आप देखोगे तो यहां पर एक बीच में रोड है, और इस रोड के अंदर एक प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री पर गलियां हुआ करती थी। पूरा नगरीय व्यवस्था इनकी बड़ी अच्छी थी इस तरीके से। और जो ये रोड होता था इसको राजपद कहा जाता था, इसको राजपद कहते थे, इसको राजपद। और इसकी जो चौड़ाई थी वो 25 फीट इसकी चौड़ाई हुआ करती थी। सारे छोटे मोटे पॉइंट हैं जो आप लिखने हैं। इसको राजपद या राजपथ कहते थे। राजपथ लिख लो या राजपद लिख लो। 35 फीट इसकी चौड़ाई है रोड की, बाकी इसकी खुदाई हम बाद में करेंगे। अभी एक स्ट्रक्चर एक तरीके का हमारा हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो का। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो का। और हम पहले इसको देखेंगे, हम एक एक करके देखेंगे। बृहत स्नानागार की बात करेंगे, हम इन सारी चीजों को हम देखेंगे किस किस तरीके से हमको यहाँ पर और भी कौन सी चीज प्राप्त हुई है। तो फिलहाल इस डायग्राम से आपको पता चल गया है कि जो सिंधु नदी है, ये है वो हमारी मोहनजोदड़ो है, वो सिंधु नदी के किस तरफ है? बताओ, बाएं या दाएं तरफ? नदी की डायरेक्शन देखो, नदी की डायरेक्शन इधर, और नदी के अगर डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसकी ये दाईं ओर है। बिल्कुल सही।
तो नदी के दाईं ओर मोहनजोदड़ो स्थित है, और इसके दाईं ओर में हमको देखने को मिलता है एक बड़ा सा भवन, और उसके अंदर हमको मिलते हैं 3 अनानागार जो जिसमें 9 हॉलों से वो बने हुए हैं। एक सभा भवन हमको यानी कि बाजार प्राप्त होता है, पुरोहित निवास हमको प्राप्त होता है, और वह स्नानागार भी हमको यहां से प्राप्त होता है। इनके जो गलियां थी एक 90 डिग्री पर काटती थी, इसको आगे लिखूंगा मैं सब कुछ, और जो मेन रोड था वो उसकी चौड़ाई 35 फीट हुआ करती थी। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए अब एक काम करते हैं कि करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं वह स्नानागार और फिर देखेंगे बाकी पॉइंट इसमें क्या क्या काम किया हमारे। क्लियर है? तो कितने पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं? 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 5 हम डाल लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर याद रहे। तो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, और पॉइंट नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं वृहत स्नानागार की, कि इनका किस तरीके का वृहत स्नानागार है। वृहत स्नानागार, तो हेडिंग डाल लीजिए वृहत स्नानागार। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थल से वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो सिंपल सा आंसर क्या लिखना आपको? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमको वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्लियर रहेगा इतनी सी बात? देखो बहुत सिंपल से पॉइंट है, ज्यादा हाइपोथेटिकल सोचना नहीं और पीएचडी हमको करनी नहीं है। काम आपकी बात है जिनको आपको जानते हुए चलना है। बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं पढ़ा रहा हूं, कोई फालतू की बकवास नहीं है, कोई फालतू के वर्ड नहीं है, केवल वो आपको पढ़ने जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी आप बुक ले लो, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है नया, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसको समझा दूंगा आपको। वैसे कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको सारे पॉइंट जितने भी उसको मैं आपको इसमें कवर करा दूं। ठीक है जी? कोई डाउट है किसी को? चलिए बहुत अच्छे बच्चे हैं, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। बाकी किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरी नजर लगातार बनी हुई है, आप कर सकते हो। ठीक है? कोई भी डाउट लेकिन माइंड के अंदर नहीं रखना है। चलिए वृहत स्नानागार की बात करते हैं। वृहत स्नानागार को मैं तुम्हें दिखाऊं कहां पर है। तो चलते हैं सिंधु नदी के किनारे फिर से। ये हमारी सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी के राइट साइड में हमारा वृहत स्नानागार है। वृहत स्नानागार, इसके चारों तरफ सीढ़ियां बना देते हैं, उतरने के लिए सीढ़ियां भी थी। तो वो कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना आना चाहिए। सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाते हैं पढ़ने अगर आप उसको चित्रकारी से पढ़ो, हर एक चीज को, क्योंकि ये ना फोटो हमारी आंखों में छप जाता है और एग्जाम में हमारे फिर बहुत काम आती है। तो हर एक चीज को बड़े अच्छे से डिटेल में उसको पढ़िए तो बहुत मजा आता है। ठीक है जी? तो ये हमारे पास बीच में एक स्विमिंग पूल हो गया है, नहाने की व्यवस्था हो गई है, स्नान घर हमारा हो चुका है, स्नान गृह ये हमारा एक तरीके से है। ये हमारा बीच में जो आपको दिख रहा है, ये बीच में हमारा है स्नान गृह। और इस स्नान गृह को सरोवर के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखना, इसको सरोवर भी कहा जाता था, सरोवर भी इसको कहते थे। और कई किसी बुक में आप इसका नाम देखोगे सरोवर हमको मिलता है, कहीं कि इसका नाम हमको पुष्कर सरोवर के नाम से भी मिला है। पुष्कर सरोवर के नाम से भी इसको जाना जाता था, पुष्कर सरोवर। ठीक है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसमें इसका ऑप्शन उन्होंने कदम ताल भी लिखा हुआ है, मतलब इस सरोवर का नाम कदम ताल भी था। तो अब मैं आपको सारे नाम लिखवा दे रहा हूं, पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में पूछे गए आज तक। इसको कदम ताल के नाम से भी जाना गया है, कदम ताल के नाम से भी इसको कहा। ये बीच वाला हिस्सा है जहां पर लोग नहाया करते थे। ये नहाने के थे, स्विमिंग पूल होता ना, तो वो वाली ये जगह है, नहाया करते थे। यहां पर साइड में नाली बनी हुई थी पानी निकालने के लिए। इसके अंदर ये नाली है जिसके थ्रू इसमें से पानी जो है निकाला जाता था। और यहां पर एक कुआं हमें मिला है और उस कुएं में से जो पानी है वो यहां पर भरा जाता था। तो इस कुएं का इस्तेमाल होता था इस स्विमिंग पूल के अंदर पानी को भरने के लिए। क्लियर है? ये सारी सीढ़ियां इसका इस्तेमाल हम करते थे। कोई डाउट है यहां पर तो साथ साथ पूछते रहना, बाकी तो सब कुछ क्लियर हो चुकी है। अगर इसके हम राइट साइड में जाते हैं तो यहां पर जो है 3 रूम बने हुए थे, 3 स्टोरी के। ध्यान रखना 3 मंजिला हमको 3 रूम मिले हैं और ये रूम यूज करे जाते थे एज ए चेंजिंग रूम। भाई जब नहाओगे तो कपड़े भी तो चेंज करने हैं, तो इनको एज ए चेंजिंग रूम के रूप में इसको यूज करते हो। ध्यान रखना ये सब क्या है, ये सब के सब 3 मंजिला है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कितने मंजिला के चेंजिंग रूम मिले, तो 3 मंजिला के हमको 3 यहां पर इसके राइट साइड में हमको चेंजिंग रूम यहां पर प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो कितनी इस बात? तो ये क्या है, ये हमारा वृहत स्नानागार है जिसकी हमने बात की है। कोई दिक्कत? अब देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं पहले, फिर खत्म हो जाएगा पूरे। जॉन मार्शल जो थे हमारे, जॉन मार्शल साहब ने इसकी व्याख्या की है। जॉन मार्शल साहब ने इसकी व्याख्या की है और जॉन मार्शल साहब कहते थे कि ये जो भी हमारा समकालीन समय, समकालीन विश्व है, समकालीन विश्व की एक महान आश्चर्य इसको उन्होंने बताया है। तो ये पॉइंट भी लिख लेना। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग ये जो वृहत स्नानागार है, उन्होंने कहा कि वृहत स्नानागार
वह स्नानागार समकालीन विश्व की या विश्व का, कुछ भी लिख लो, का लिख लेते हैं, विश्व का महान आश्चर्य है। उन्होंने इसको एक आश्चर्य बताते, बेहतरीन कलाकृति उन्होंने इसको बताई थी कि समकालीन उस समय की एक बेहतरीन ये कलाकृति यहां पर हमको देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये सारी बात आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? वृहत स्नानागार के बारे में। जितने क्वेश्चन अभी तक इस पे पूछे गए हैं और जो पॉसिबिलिटी होती है वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया। क्लियर है इतनी सी बात सभी को? चलिए अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपको बताना है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना क्या है। क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना क्या है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना क्या है? और ऑप्शन आपको दिए हुए थे। ऑप्शन एक वृहत स्नानागार, ऑप्शन एक हमारे सामने आता है वृहत स्नानागार। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आया सभा भवन, और तीसरा हमारे पास था अनानागार, और डी ऑप्शन है भैया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे एग्जाम में वृहत स्नानागार को लगाए थे, यार इतना नाम ही वृहत है तो सबसे बड़ा तो ये होगा। ध्यान रखना है वृहत स्नानागार इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बाकी सारे स्नानागार में सबसे बड़ा, भाई हर एक घर के अंदर एक स्नानागार, कुएं, अपने पर्सनल कुएं होते थे, अपने पर्सनल स्नानागार होते थे, लेकिन उस समय सबसे बड़ा स्नानागार ये वृहत स्नानागार है, इसलिए इसको वृहत बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संरचना ये नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें से सीढ़ियां हटा दूं, अगर इसमें से मैं सीढ़ियां हटा दूं तो स्नानागार तो मेरे पास यही है ना, यही स्नानागार है, तो पूरी स्ट्रक्चर तो स्नानागार नहीं है ना, वो तो उसकी सीढ़ियां हैं, तो ये बड़ा नहीं है। देन सवाल आता है सभा भवन भी बड़ा हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि सभा भवन को तो बाजार कहते थे, तो बाजार को एक प्रॉपर किसी आकृति का नाम इन्होंने नहीं दिया है कि इसको हम एज ए भवन ट्रीट करें। और लास्ट बचा हमारा अनानागार। तो ध्यान रखना है अनानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना यही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अनानागार को टिक कर कर आना है। क्लियर होगी इतनी सी बात? ध्यान रहे इतनी सी बात। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। हाँ जी रोहन जी बताइए, कोई डाउट है आपको? हाँ जी सुमित जी कोई डाउट? चलिए कोई डाउट किसी को नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और दूसरी बातें भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पॉइंट कितने हो चुके हैं अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं? पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं हम 5 नंबर का। अब 6ठे नंबर पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। देखो पॉइंट डाल के याद करते रहिए, सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन वही जो एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछे गए। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिंदास होकर पढ़ते जाइए। देखिए अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इस शब्द मोहनजोदड़ो के अंदर हमको एक विकसित, मोहनजोदड़ो हमको क्या मिलती है? एक विकसित नाली व्यवस्था हमको मिलती है, एक विकसित नाली व्यवस्था हमको देखने को यहां से मिलती है, एक विकसित नाली व्यवस्था हमको मिलती है। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी इन्होंने नालियां बनाई हुई थी। अगर मैं आपको एक नगर दिखाऊं तो उस नगर के अंदर क्या है, ये हमारा मेन रोड हो चुका है 33 फुट रोड जिसके हमने 35 फुट रोड जिसके हमने बात की है, और ये हमारी गलियां हैं। तो हर गली की अगर हम बात करते हैं तो हर गली के अंदर अपना एक सीवर होता था, जल निकासी होती थी, नालियां होती थी, जहां पर एक जल निकासी होती थी छोटी, और ये आके बड़ी जल निकासी के अंदर मिलती थी। भाई सबके अंदर एक छोटी छोटी जल निकासी थी और वो बड़े निकासी के अंदर मिलती थी। मतलब एक बेहतरीन उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई थी, एक नाली व्यवस्था, जिससे कभी भी इनके यहाँ पानी वाटर फ्लो नहीं होता था। और हमारे यहाँ देखो जरा सी बारिश पड़ती है वाटर फ्लो हो जाता है। अभी दिल्ली में बाढ़ की समस्या से हम लड़ ही रहे थे, ठीक है, अब हमारी हिंडन में बाढ़ आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ समस्या हमको देखने को मिलती है। लेकिन इनकी जल निकासी बड़ी बेहतरीन थी, बहुत अच्छी इनकी जल निकासी मानी जाती है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। यहां से हमको प्रत्येक घर से कुआं प्राप्त हुआ है। हमको यहां से प्रत्येक घर से कुआं प्राप्त हुआ है। कुआं हर एक घर से हमको यहां से क्या हुआ है? कुआं प्राप्त हमको हुआ है, हर एक घर से कुआं प्राप्त हुआ है। हाँ जी बिल्कुल जी, हर एक घर से कुआं प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। हर एक घर में इनका अपना पर्सनल कुआं भी होता था। वृहत स्नानागार वाला कुआं है, वो पानी भरने के लिए इन्होंने अपने भी एक पर्सनल कुएं बनाए हुए थे। ठीक है, हर एक घर में पर्सनल कुआं था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो हमारे काम का है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8वां। इस सभ्यता से बताइए कि मोहनजोदड़ो से हमको एक कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। ध्यान रखना, हमको एक
कांसे मतलब कांस्य की एक नृत्यांगना, नृत्यांगना मतलब नाचने वाली जो होती है ना, नृत्यांगना की हमको यहां से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, एक मूर्ति हमको मिली है। मतलब एक नृत्यांगना की हमको मूर्ति मिली है। कहां से मिली हमको? मोहनजोदड़ो से हमको ये मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए मैं आपको मूर्ति दिखाता हूं, मूर्ति देखते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें मूर्ति की बात करते हैं। मूर्ति देखते हैं हम। ओके, कहां पर है मूर्ति? हाँ जी, ये एक नृत्यांगना की हमको एक मूर्ति प्राप्त हुई है इस सभ्यता से, ये मूर्ति हमको मिली है। और इस मूर्ति की देखो क्या खासियत, अगर इस मूर्ति की हम खासियत को देखते हैं, हाँ जी बताइए। बिल्कुल कांस्य धातु की, लोहे की नहीं बनी हुई थी भाई साहब, ये लोहे की नहीं बनी हुई, ये कांस्य धातु की बनी हुई मूर्ति है। कांस्य क्या होता है? तांबा जो होता है ना, तांबा, उसी से मिक्स करके कांस्य धातु को बनाया जाता है। तो ये मिश्र धातु की बनी हुई है, कांस्य धातु की। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये किसकी मूर्ति है, इसके बारे में पॉइंट लिख लीजिए, इसके बारे में पॉइंट आते हैं। एक नृत्यांगना है, ये एक नृत्यांगना की मूर्ति है जो किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है, कांसे धातु की ये बनी हुई है। ठीक है, और बात करते हैं, तो ये नग्न अवस्था में, कोई वस्त्र इस पे नहीं है, तो ये नग्न अवस्था में है। नग्न अवस्था में हमको ये मूर्ति मिली है, नग्न अवस्था में। और अगर हम मूर्ति की बात करते हो तो यार ध्यान से देखिए, तो इसके हाथों पे आपको चूड़ियां मिलेंगी, और ये चूड़ियां जो है कंधे तक पहनी हुई है उन्होंने, ये चूड़ियां पूरे हाथ में कंधे तक पहनी हुई है। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड में देखोगे, लेफ्ट हैंड में देखोगे तो वहां पर कंधे तक मूर्तियां जाती हैं। मतलब इसमें बात करते हैं तो इसके हाथों में हमको कंधे तक चूड़ियां हमको यहां से मिलती हैं, चूड़ियां हमको प्राप्त हुई हैं। मतलब चूड़ियां ये कंधे तक पहनते थे, आभूषण के बहुत ज्यादा शौकीन होते थे। देखो एक कड़ा इस हाथ में भी है, यहां भी है, कंधे पर भी है, इस पूरे हाथ में चूड़ियां हैं। मतलब फैशन का जो सामान होता था सजा सजावट का, वो सारा सामान अपने साथ रखते थे, वो उस टाइम भी चलन चलता था। क्लियर है? और ये जो मूर्ति है ना, ये सिक्के ढलाई विधि, सिक्के ढलाई विधि होती है, उससे इस मूर्ति का निर्माण हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना कि इस मूर्ति का निर्माण हमने सिक्के मतलब जैसे सिक्के ढालते ना, उसी टाइप से एक सिक्के ढलाई विधि से इसका निर्माण हुआ है, सलाई विधि से इस मूर्ति का हमने निर्माण किया है। तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कांस्य की मूर्ति के बारे में। ये सारे पॉइंट आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे पॉइंट मैंने आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिए। क्लियर? इतनी सी बात हो, क्लियर हो गया सभी को? तो नृत्य की मूर्ति से जितने क्वेश्चन बनते कैसे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर डाल दिए हैं। आपको कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से ये आपको मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए अगली स्ट्रक्चर की बात करते हैं 9वें में। तो आप सभी को पता होगा हड़प्पा से हमको एक पशुपतिनाथ की मोहर भी मिली है। तो 9 पॉइंट में आप लिख लीजिए, सारे पॉइंट डाल के लिखते जाइए, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आज को मैं लिखवा दूंगा, एक ही पैराग्राफ में सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अगर आप बुक्स देखोगे तो इसमें आपको कोई पॉइंट यहां मिलेगा, कोई दूसरे मिलेगा, कला स्कृति वहां आपको मिलेगा। मैंने हड़प्पा में ही आपको सारे पॉइंट लिखवा दूंगा, फिर वहां तो हम सिर्फ नाम लिखते हुए जाएंगे, फिर वहां इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस हम नहीं करेंगे, तो हमारा टाइम बच जाएगा। भैया मोहनजोदड़ो पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना सारी चीजें ही पढ़ लें। तो पढ़ने का आसान तरीका हो जाएगा, आपको याद चीजें बहुत जल्दी होंगी। तो क्रम में पढ़ा हूं, बढ़िया तरीके से पढ़ा हूं, आपको अच्छे से नोट्स बस बनाते रहना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डाउट है वो साथ साथ पूछे चलना, कमेंट बॉक्स में कर देना। जो वीडियो को बाद में देखें वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल देना। और मैं कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एमटेस से लेके पीसीएस तक, आपके 12th एग्जाम तक, सारे एग्जाम को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर भी उसमें कर सकते हो। क्लियर है? चलिए 9वां पॉइंट हमारे पास है पशुपतिनाथ की मोहर। पशुपतिनाथ की एक हमको मोहर प्राप्त हुई है हड़प्पा से, मोहर हमको प्राप्त हुई है पशुपतिनाथ की। चलिए पशुपतिनाथ की पहले मोहर देखते हैं, फिर बाकी सारी बातें करते हैं। मैं आपको मोहर दिखाता हूं। बीच में रख लेते हैं, है ना? चलिए बीच में रख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी बात हम करने वाले हैं। ये पशुपतिनाथ की मोहर है। इस मोहर को बड़े ध्यान से देखिए, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे लिखवा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन आपके पॉसिबल यहां पर बनते हैं। तो पशुपतिनाथ की ये हमारे सामने मोहर है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगर मैं बात करूं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इसकी खोज किसने की भाई साहब, किसको ये पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई। तो अभी मैंने आपको पीछे नाम लिखवाया था, नाम याद करिए, अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके ने इस स्लिप की खोज की थी, इस मोहर की उन्होंने खोज की थी। तो उनका नाम है अर्नेस्ट, लिख लीजिए
अर्नेस्ट मेके। तो अर्नेस्ट मेके को यह प्राप्त हुई है, इसकी जो खोज की है वो अर्नेस्ट मेके ने की है। और इस स्लिप की जो व्याख्या की है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, इसकी व्याख्या मतलब इसकी खूबियां, इसकी जो सारी चीजें बताई हैं वो बताई है हमारे जॉन मार्शल साहब ने। तो ध्यान रखना, मार्शल ने इसकी व्याख्या की है, इस सिल की इसकी व्याख्या की है। और व्याख्या में उन्होंने क्या नाम दिए? बहुत सारे नाम दिए। उन्होंने बोला है कि भाई ये एक योगी मुद्रा है, एक योगी अवस्था में इसको बताया गया है कि एक योगी की एक मोहर है। और कहते हैं वो इसको आदि पुरुष भी बताते हैं कि ये आदि पुरुष हैं। और आदि पुरुष के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शिव की प्रतिमा है। मतलब आप सभी को याद होगा कि जो शिव थे, हमारे शिव जी थे, उनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके आधार पर उन्होंने बोला है कि ये शिव की प्रतिमा है। ये मतलब इससे पता चलता है कि ये जो लोग थे ये शिव के उपासक थे। मतलब इससे उन्होंने बताया कि इस स्लिप से हमको पता चलता है कि ये जो हड़प्पा के जो लोग थे, ये लोग शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे, शिव की उपासना करते थे। ये सारी बातें हमें मार्शल सामने बताई है। मतलब ये जो सील आपको प्राप्त हुई है ये अर्नेस्ट मेके को मिली थी, और इसकी जो व्याख्या की है वो व्याख्या की है मार्शल ने। इनको योगी बोला है, आदि पुरुष बोला है, शिव की इनकी तुलना की और कहा है कि इस जाति के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो शिव की उपासना करते थे। और भी बहुत सारी चीजें हमको यहां से दिखने को मिलती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ऊपर एक लैंग्वेज लिखी हुई है। ये ध्यान से देखिए तो यहां पर एक लैंग्वेज लिखी हुई है, कुछ चित्रित यहां पर बने हुए हैं, कुछ चित्रण हमको दिखने हैं। ये चित्रण हमको यहां से प्राप्त हुए हैं और इन चित्रण को कहा जाता है कि ये सिंधु लिपि में लिखे गए थे। ये किस में लिखे गए हैं? तो ये सिंधु लिपि के अंदर ये लिखे गए हैं। तो आपसे लिपि पूछ सकता है कि जो भी हमें पशुपतिनाथ की मोहर मिली है उस मोहर के ऊपर कौन सी लिपि लिखी हुई है? तो वो है सिंधु लिपि, जिसको आज हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है? नहीं मोहित जी, ये मछली नहीं है, ये कुछ लिखने का इनका तरीका था, आज तक समझ नहीं पाए हम। ये मछली नहीं है, ठीक है, ये लिपि है, लिखने का तरीका है। इसके बाद अगर हम जानवर की बात करते हैं तो इस देखिए, इसमें आपको इस स्लिप के अगर इधर देखते हैं, दाईं ओर देखते हैं तो दो पशु बने हुए हैं, बाईं ओर दो पशु बने हुए हैं। पहले इधर की बात करते हैं तो अगर मैं बाईं ओर आपको बताता हूं, इस स्लिप के बाईं ओर अगर हम इधर से देख रहे हैं, अपनी तरफ से देख रहे हैं, तो बाईं ओर देखो दो पशु हैं। ये वाला जो बंदा है ये गेंडा है, ये गेंडे की तस्वीर है, गेंडा है ये। और ये नीचे वाले देखो तो आपको सींग नजर आएगी, दिख रहे हैं सींग? तो इससे पता चलता है कि ये भैंसा है। ये क्या है? ये भैंसा है। तो इनके अगर बात करते हैं इस मोहर के बाईं ओर बात करते हैं, मोहर को सामने से देखकर और बाईं ओर बात करें तो मोहर को बाईं ओर में हमको एक गेंडे की तस्वीर दिखाई देती है और एक भैंस की तस्वीर दिखाई देती है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा पशुपतिनाथ में मोहर में जो पशुपति थे उनके बाईं ओर कौन सी मूर्ति है, दाईं ओर कौन से जानवर है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं स्लिप को इधर से देख रहा हूं, अगर एज ए फ्रेंड देख रहा हूं तो ये मुझे इनका बाईं ओर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम एज ए स्लिप की तरह देखेंगे तो इनके ये दाईं ओर नजर आएगा। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आप देख लेना किस तरीके से पूछा गया है। अगर आपके अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो बाईं ओर, और अगर स्लिप के अकॉर्डिंग पूछ रहा है पशुपति के किस तरफ है तो फिर आपको वो ध्यान रखना है, दाईं ओर आपको लिखना है। ठीक है? ऐसे अगर इस तरफ देखोगे तो इस तरफ आपको एक जानवर ये नजर आ रहा है, ये हाथी है। कौन है ये हाथी की तस्वीर है और ये बाघ बना हुआ है, बाघ है। तो ध्यान रखना है इनके दोनों तरफ चार जानवर अंकित हैं, एक तरफ है गेंडा और भैंस और दूसरी तरफ है हाथी और बाघ। और अगर इनके सामने आप देखोगे तो सामने एक और जानवर अंकित है, सामने की तरफ एक और जानवर अंकित है, सामने ये है हिरन। तो पांच जानवर हमको इस स्लिप के ऊपर दिखाई देते हैं, पांच जानवर हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से? गेंडा, भैंस, हाथी, बाघ और हिरन। और अगर पशुपति के हम सिर के ऊपर देखें तो सिर के ऊपर एक त्रिशूल की प्रतिमा भी हमको दिखाई देती है, एक त्रिशूल भी हमारे दिखाई देता है। और ये त्रिशूल भी शिव का ही लिए माना जाता था, इसलिए कह सकते हैं कि हम ये कहीं ना कहीं शिव से रिलेटेड है। ये क्लियर है इतनी सी बात? तो ये त्रिशूल भी हमको यहां से प्राप्त हुआ है, त्रिशूल भी हमको मिला है जो इस मूर्ति के, इस पशुपतिनाथ की मोहर के सिर पर बना हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो हमने पशुपतिनाथ की जो मोहर थी उसको भी पूरी तरह डिस्कस कर लिया है और आप बहुत सारे पॉइंट जान चुके हो कि इसकी खोज किसने करी है, इसकी व्याख्या किसने करी। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। आपसे पूछा भाई व्याख्या किसने किया, आप अर्नेस्ट मेके को लगा लेते हो। आपसे पूछा खोज किसने किया, मार्शल को लगा लेते हो। अरे मार्शल सारी चीज हम थोड़ा ना करेंगे, मार्शल ने केवल इसकी व्याख्या करी। भाई देखो अर्नेस्ट मेके को मिली है, अर्नेस्ट मेके ने लाके ये मार्शल साहब को दे दी, क्योंकि महानिर्देशक कौन है, मार्शल जो थे। तो मार्शल ने देखा उस स्लिप को, देख के उसकी व्याख्या करेगा, यार इस तरफ ये है, ऐसा है, इससे तुलना करेंगे। तो वो कौन कर रहा है, वो मार्शल साहब कर रहे हैं। क्लियर थी इस बात? चलिए 10 पॉइंट पर चलें। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको पशुपतिनाथ की मोहर। तो वो सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस ध्यान रखना है आपको, एक सुंदर से नोट्स बनाओ और इनको बार बार रिवाइज करते रहो।
चलिए 10वें पॉइंट पे चलते हैं। 10वें पॉइंट पे देखते हैं तो हमको एक पत्थर की, एक पुजारी की मूर्ति भी हमको प्राप्त हुई यहां से। अगर हम 10वें पॉइंट पे चलते हैं तो आपको याद होगा कि हमको यहां से लिख लीजिए आप, पत्थर की मूर्ति, पत्थर की एक जो पुजारी है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। पत्थर की पुजारी की मूर्ति हमको यहां से प्राप्त हुई है, पुजारी की मूर्ति हमको यहां से मिली है। क्लियर? क्या मिली है? पुजारी की मूर्ति हमको यहां से मिली है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो पत्थर की पुजारी की मूर्ति हमको यहां से प्राप्त हुई है। देखते हैं एक बार मूर्ति को देखते हैं और फिर उस मूर्ति की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। मूर्ति में आपको दिखाता हूं और फिर उस मूर्ति की व्याख्या भी हम करते हैं। चलिए देखिए, ये वाली मूर्ति है, ये वाली मूर्ति है जो हमको यहां से प्राप्त हुई है। तो पत्थर की बनी हुई है, पुजारी है, इनकी मूर्ति है। कुछ लोगों ने या कुछ बुकों में इसको उन्होंने तुलना जो है मंगोलियों से भी की है। उन्होंने बोला है कि ये एक मंगोलीय पंडित थे। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अगर हमको मिलता है अगले, मंगोलियन पंडित भी कहा है, मंगोलियन पंडित के नाम से इनको कहा गया है। बहुत बुकों ने लिखा है मंगोलियन पंडित है। कहते हैं इनकी आंख छोटी थी, लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्या इनकी आंख आपको छोटी लगती हैं? अरे बहुत बड़ी आंखें हैं। ये यहाँ पर जो है ध्यान मुद्रा में है, ये ध्यान लगाया हुआ है इन्होंने, और इनकी जो आंख है इनके नाक के नोक के ऊपर है, इनकी नोज के ऊपर है। तो ये ध्यान मुद्रा में है, इसलिए आंख इनकी मुंद है। लेकिन अगर मंगोलियों को आप ध्यान से देखो तो उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, खुल भी नहीं पाती, दिखाई नहीं देती है। ऐसा नहीं, इनकी आंख बहुत बड़ी है लेकिन मुद्रा में है ये। अगर बात करें तो ये ध्यान मुद्रा में लगाई उन्होंने, ये ध्यान मुद्रा में लगी हुई है, ध्यान मुद्रा में इनकी आंखें। इनकी दाढ़ी बनी हुई है, दाढ़ी बड़ी अच्छी शेप में बनी हुई है। एक दाढ़ी इनको बढ़िया तरीके से दाढ़ी भी हमको दिखाई देती है। यहाँ पर ये दाढ़ी है जो यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम सॉल देखते हैं तो इन्होंने अपने एक बाएं कंधे पर सॉल डाला हुआ और वो दाएं की तरफ से अंदर की तरफ निकलता है। अगर देख दाएं नहीं, ऐसे खड़े हो तो बाएं कंधे से है और दाएं वाले कंधे के नीचे जाता है। मतलब सॉल देखते हैं तो बाएं कंधे के ऊपर सॉल है, कंधे के ऊपर सॉल हमको देखने को मिलता है, सॉल। और दाएं कंधे के नीचे से जा रहा है, वो दाएं कंधे के नीचे से जा रहा है। और इस सॉल के ऊपर ना नींबू की पत्ती की संरचना है, स्ट्रक्चर बनी हुई है बड़ी धांसू सी। अगर बात करते हैं तो इस सॉल के ऊपर नींबू की पत्ती की संरचना देखने को मिलती है। पत्ती की संरचना कह लो या डिजाइन कह लो, संरचना हमको देखने को मिलती है। मतलब पता चलता है कि इनको नींबू का भी उस टाइम ज्ञान था, इनको नींबू का भी उस टाइम ज्ञान था। क्लियर है सभी को? हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीजें हमको यहां से मिली है। ये मूर्ति जो मिली है इस पर ध्यान रखना, ये पुजारी की मूर्ति है। मतलब पता चलता है उस टाइम लोग पूजा पाठ भी करते थे, पूजा पाठ पे भी ध्यान होता। मंदिर के अवशेष हमको यहां से प्राप्त नहीं हुए, इससे हमें पता नहीं चला कि यहाँ पर मंदिर थे, मंदिर में करते थे या क्या थे। लेकिन पुजारी थे इतना हमको तो पता चला कि मतलब पूजा पाठ में तो इनका फोकस रहता था, पूजा पाठ में तो इनका ध्यान था। हाँ जी बताइए, और किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल, बुक्स ने कह दिया है इनको मंगोलिया, लेकिन मंगोलिया है नहीं ये, मंगोलियन है नहीं ये। क्योंकि मंगोलियों के अगर आप आंखें देखोगे तो उनकी आंखों का डिजाइन अलग होता है और इनकी आंखों का डिजाइन अलग है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए 11वां पॉइंट। ये तो सारी चीजें हो गई जो हमको यहां से प्राप्त हुई हैं, और कुछ ज्यादा चीजें हमें यहां से प्राप्त नहीं हुई है। एक हमको यहां से एक तस्वीर मिली है जिसमें एक व्यक्ति ना चाकू लेके भग रहा है। तो ये भी लिख लेना, क्वेश्चन पूछ लेगा। हमको यहां से एक व्यक्ति की एक चित्रकारिता मिली है बनी हुई, जिसमें ये व्यक्ति जो है चाकू लेकर भग रहा है एक हिरन के पीछे। आगे एक बकरा है, कोई बकरा हिरन कह लो, बकरा वैसे लिखा हुआ है बुकों में ज्यादातर, बकरे टाइप की संरचना है। वो भग रहा है और उसके पीछे वो चाकू लेके भग रहा है। तो ये हमको यहां से एक स्ट्रक्चर मिली है, तो इसको भी लिख लेना आप यहां पर। हमको यहां से हाथी का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाथी का कंकाल कहां से मिला है। तो हाथी का जो कंकाल हमको प्राप्त हुआ है वो हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से हमको हाथी का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? हमको यहां से एक सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, सूती कपड़े के सबूत हमको मिले हैं, सूती कपड़ा के सबूत हमको मिले हैं। और हमको एक सबूत भी मिला है कि हमको यहां से एक मृत भांड मिला है, मतलब मिट्टी का एक बर्तन मिला है जिसके ऊपर सूती कपड़े की आकृति बनी हुई थी। अगर हम सिंपल सी बात करें तो सूती कपड़ा हमको यहां से मिला, और हमको यहां से एक मृत भांड भी मिला है। मृत भांड हमको यहां से मिला है, मृत भांड हमको मिला है। और उस मृत भांड के ऊपर, मृत भांड पर सूती कपड़े की संरचना है, सूती कपड़े की संरचना बनी हुई है, डिजाइन बना हुआ है, संरचना बनी हुई है। बुक्स में, कई बुक्स में इसको लिखा, जब इसको मिला तो इसकी व्याख्या की गई। उन्होंने बोला कि भाई जब हमने खुदाई करी तो हमको एक मटका मिला,
एक मटका हमको प्राप्त हुआ और उस मटके के ऊपर ना सूती वस्त्र जैसे डिजाइन, ऐसे डिजाइन बने हुए थे। मतलब कि हो सकता है कि इस मटके को सूती वस्त्र से लिपेटा हो, या जब ये गीला हो तो इसको किसी सूती वस्त्र पे लग दिया हो और फिर इसको पका दिया गया हो, तो उससे पता चला कि हाँ इसके ऊपर एक सूती कपड़े की डिजाइन मिली हुई है। और इसके अंदर, अगर इस मटके के अंदर देखते हैं तो इसके मटके के अंदर उनको एक कपड़ा मिला है, लिपटा हुआ कपड़ा मिला है, जो कि एक सूती कपड़ा था। मतलब सूती कपड़ा हमको यहीं से मिला, एक सूती का वस्त्र था, ये सूती कपड़ा हमको मिला। और इस कपड़े के अंदर ना चांदी बंधी हुई थी। इस कपड़े में क्या बंधी हुई थी? चांदी इस कपड़े में बंधी हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं हमको यहां से चांदी भी प्राप्त हुई। इस कपड़े के अंदर चांदी जो है वो बंधी हुई थी, तो हमको यहां से चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं। चांदी मतलब किसी ने मटके के अंदर कपड़े बांध के चांदी को रख दिया। चांदी पहले भी कीमती थी, इससे पता चलता है, तो उसको दबा दिया होगा और जब खुदाई करी हमने तो हमको ये सारे साक्ष्य वहां से मिल गए। क्लियर है इतनी सी बात? हाँ जी, क्लियर है। अगले पॉइंट पे चलें। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें पता चली होगी। चांदी के शास्य, हाथी का कंकाल, एक मटका मिला जिसके ऊपर वृत्तभांड मिला है, जिसके ऊपर सूती कपड़े की मिली हुई, यानी कि सूती का सबूत हमको यहां से कहीं ना कहीं प्राप्त हो गए हैं। एक हमको यहाँ पर नृत्य की मूर्ति मिली है, एक हमें पुजारी की मूर्तियां पत्थर से बनी हुई, एक हमें पशुपतिनाथ के यहाँ से मोहर मिली है, हमें वह स्नानागार मिला है, हमें अनानागार मिला। ये सारी चीजें हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कोई डाउट है किसी को तो जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बताइए, कोई डाउट है? ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, आप कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे काम आ सकते हैं, फिर मोहनजोदड़ो को खत्म करेंगे। बाकी थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी तो उनको आगे हम पढ़ते रहेंगे। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा नगर और सबसे सुंदर शहर भी माना जाता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की जो राजधानी है वो भी मोहनजोदड़ो को ही कहा गया है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि हड़प्पा की राजधानी क्या है, हड़प्पा की राजधानी कौन सी है, तो हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्यों कहा जाता है भाई, सबसे बड़ा नगर है, बहुत सुंदर नगर है, बहुत सारी चीजें हमको यहां से प्राप्त, में देखा भी, तो इसको राजधानी के नाम से भी जाना गया है। इसको हड़प्पा की राजधानी भी उन्होंने कहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है। इसके बाद स्टुअर्ट पिगनट आते हैं। स्टुअर्ट पिगनट जो है वो कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ना दो जुड़वा राजधानी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने कहा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा दो जुड़वा राजधानी है। तो नाम लिख लीजिए आप, उनका नाम है, जल्दी से नाम लिखिए आप, तो नाम है स्टुअर्ट पिगनट। ठीक है, हाँ जी लिख लीजिए स्टुअर्ट पिगनट जो है। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है किसी को? देखो नाम साथ साथ लिख चलना, क्योंकि ये नाम किसी एक बुक के अंदर नहीं मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखते रहेंगे तो आपका फायदा होगा बहुत सारा, और आपके फायदे के लिए ही हम क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपको पूरा प्राचीन भारत बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाए, जिससे कि आपको उसके बाद डाउट खत्म हो जाए। और हड़प्पा में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, बहुत ईजी आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखना, उन्होंने बोला है कि सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी है। तो जुड़वा राजधानी मतलब दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, तो उन्होंने इसको बताया है। ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि इस मोहनजोदड़ो को बताया गया है, एक हमारे दशरथ शर्मा भी हैं। दशरथ शर्मा कहते हैं कि इस राजधानी की जो तीसरी, इस सभ्यता की जो तीसरी राजधानी वो कालीबंगन है। देखो दो तो हमें पता चल गई, पहली कौन है मोहनजोदड़ो, दूसरी हड़प्पा, तीसरी राजधानी क्या बताई गई है, तो दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कालीबंगन को कहा है। तो ये भी लिख लेना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कालीबंगन है, कालीबंगा है, उसे तीसरी राजधानी कहा गया है, तीसरी राजधानी कहा गया है। ठीक है, दशरथ शर्मा के द्वारा। तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगन को इस सभ्यता की तीसरी राजधानी का नाम दिया है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बुकों में ज्यादा पॉइंट मिलते भी नहीं है, तो लिख लीजिए, बड़े अच्छे पॉइंट है। दशरथ है साहब, दशरथ। ठीक है, दशरथ। क्लियर है, चलिए लिखिए जल्दी से। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ गया है भाई साहब? आगे बढ़े।
चलिए एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, एक क्रम लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक दो चीज का कि सबसे बड़े नगरों में कौन है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम उत्खनन के आधार पर देखते हैं, बताइए जी क्या डाउट है, ये बार बार मैसेज करे जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, कोई इतना काम का मैसेज नहीं है पढ़ाई पे कम, मैसेज पे ज्यादा ध्यान रहता है इनका। चलिए आप ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं तो उत्खनन, अगर हम उत्खनन के बात करते हैं, उत्खननीन स्थलों के आधार पर देखते हैं, स्थलों के आधार पर क्वेश्चन आपसे आएगा, आधार पर हड़प्पा के सबसे बड़े नगर, सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, ठीक है, सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बताया गया कि भाई जो एक मैंने आपको नाम बताया था पाकिस्तान में है गनेड़ीवाल। गनेड़ीवाल भी एक कहते थे कि बड़ा नगर है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसका पूरा उत्खनन नहीं हो पाया, इसका उत्खनन नहीं हो पाया है, उत्खनन नहीं हो पाया, इसलिए इसको बाद में लिस्ट में से निकाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन बड़ों में इसको भी रखते हैं, मतलब उत्खनन नहीं हो पाया, मतलब पूरी तरह खोज नहीं हो पाई। लेकिन जो हमें प्रॉपर तरीके से मिले उसमें सबसे बड़े नगर में है मोहनजोदड़ो, ये लिस्ट लिख लेना आप, मोहनजोदड़ो सबसे बड़े नगरों में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा हड़प्पा, दूसरे नंबर पर हमारा हड़प्पा आता है। तीसरे नंबर पर आपका राखीगढ़ी और धोलावीरा को रखा गया है, राखीगढ़ी और धोलावीरा। राखीगढ़ी और धोलावीरा जो है वो तीसरे नंबर के इस सभ्यता के सबसे बड़े नगर हैं, राखीगढ़ी। और लास्ट में हमारा आता है कालीबंगन, कालीबंगा। तो ये चार नाम ध्यान रखना, ये इनका क्रम है। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, देन हड़प्पा है, देन राखीगढ़ी और देन हमारा है हमारे पास कालीबंगन। क्लियर है इतनी बात आपको? तो आज हमने हड़प्पा को डिस्कस किया, उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा। आपने देखा होगा कि हड़प्पा में कौन कौन चीज प्राप्त हुई है, किस चीज की क्या खासियत है, तो बहुत सारी हमने बातें भी की हैं। नेक्स्ट वीडियो हम और क्षेत्र देखेंगे अपने सिंध के, अभी हम सिंध प्रांत ही पढ़ रहे हैं। सिंध प्रांत के अंदर हमने पहला हड़प्पा नगर को देखा, अभी चनूदड़ और बहुत सारे इंपोर्टेंट करे गए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी बहुत ज्यादा इसको फैलाइए, भाई सब शेयर किए। देखो हम आपके लिए मेहनत करें तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, उनका भी फायदा हो पाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, सभी को जय हिंद जय भारत।